हेलो फ्रेंड्स, मैं सतीश सिंह स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन पर। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि हमारा राजस्थान की प्रमुख जनजाति के ऊपर टॉपिक चल रहा है। तो मैं इससे पहले आपको 4 वीडियो बना के और अपलोड कर चुका हूं। उसमें अपनी 7 जनजातियाँ बता चुका हूं मैं। अपनी अब लास्ट जनजाति गरासिया जनजाति बची है फ्रेंड्स। तो मैं जो भी वीडियो मैं बना चुका हूँ उनकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जहाँ से आप आसानी से देख सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं हम अपनी लास्ट जनजाति गरासिया जनजाति के ऊपर। तो देखते हैं गरासिया जनजाति। यह राजस्थान की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है फ्रेंड्स। तो आपको फ्रेंड्स याद रखना है कि गरासिया जनजाति वो राजस्थान की कौन सी तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। पहली जनजाति है वो मीणा जनजाति है, और दूसरी जनजाति है वो भील जनजाति है सबसे बड़ी। और अगर प्राचीन जनजाति पूछी है कि सबसे प्राचीन जनजाति कौन सी है, तो वो भील जनजाति है सबसे प्राचीन। ठीक है फ्रेंड्स। और सबसे शिक्षित जनजाति कौन सी है, तो वो मीणा जनजाति है। तो आपको ये सारी चीज़ें याद रखनी है, वो भी बिना डाउट्स के। तो चलिए अब बात करते हैं हम अपने अगले पॉइंट्स के ऊपर। तो देखिए अगला पॉइंट्स हमारा ये है कि गरासिया जनजाति की उत्पत्ति बड़ौदा के निकट चैनपारन से मानी जाती है। कहाँ से मानी जाती है फ्रेंड्स? चैनपारन से। तो क्वेश्चन इसमें से ये बन के आएगा कि वह कौन सी जनजाति है जो बड़ौदा के निकट चैनपारन से उसका उत्पत्ति स्थान माना जाता है, तो वह है गरासिया जनजाति। या फिर ऐसे पूछे कि वह कौन सी जनजाति है जिसकी उत्पत्ति स्थान गरासिया जनजाति का उत्पत्ति स्थान कहाँ से माना जाता है, तो वो है बड़ौदा के निकट चैनपारन से। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये याद रखना है। तो यह जनजाति सबसे अधिक सिरोही ज़िले में पाई जाती है। तो फ्रेंड्स, आपको याद रखना है कि अगर राजस्थान की बात आती है तो यह जनजाति सबसे अधिक सिरोही ज़िले में पाई जाती है। और सिरोही में भी इनका मूल स्थान माना गया है वैसे राजस्थान में अपने में, तो वो है आबू रोड का भाकर क्षेत्र व पिंडवाड़ा तहसील। तो ये आपको याद रखना है कि गरासिया जनजाति का जो मूल प्रदेश है वो कहाँ से माना जाता है राजस्थान के अंदर, तो आबू रोड का भाकर क्षेत्र व पिंडवाड़ा तहसील से माना जाता है। और किस ज़िले में सबसे अधिक पाई जाती है, तो वो है सिरोही ज़िले में। और इनका उत्पत्ति स्थान कहाँ से माना जाता है, तो वो है बड़ौदा के चैनपारन। ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए अब बात करते हैं हम अपने अगले पॉइंट्स की। तो वो है हमारा ये कि गरासिया जनजाति के घरों को घेर कहा जाता है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं आपको हर एक वीडियो में प्रत्येक वीडियो में आपको ये बताते आ रहा हूँ कि हर जनजाति के घरों को क्या कहते हैं, गांवों को क्या कहते हैं, उनके मुखिया को क्या कहते हैं, इनके कुल देवी क्या है, कुल देवता क्या हैं, और ये किसकी झूठी कसम खाते हैं नहीं खाते हैं, इन चीज़ों को आप, और कौन से नृत्य हैं, कौन से मेले हैं, यही क्वेश्चन बार बार पे पूछे जाते हैं, क्योंकि इसमें और कुछ नहीं है, यही है इसके अंतर में। तो आपको इनको बिना डाउट्स के एक तरफ से अच्छे से याद रखना है। तो चलिए, गरासिया जनजाति के घरों को क्या कहते हैं, घेर कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। गरासिया जनजाति के गांवों को फालिया कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको याद रखना है कि गरासिया जनजाति के गांवों को फालिया कहते हैं, घरों को घेर कहा जाता है। अब बात करते हैं हम गरासिया जनजाति के मुखिया की बात। तो मुखिया को सहलोत कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स। तो आपको ये याद रखना है कि गरासिया जनजाति के मुखिया को सहलोत कहा जाता है, और शहरिया जनजाति के गांवों को सहरोल कहा जाता है। तो आपको ये याद रखना है, सहरोल और सहलोत में कोई बहुत चक्कर पड़ जाता है, तो कुछ होते हैं वो चक्कर में पड़ जाते हैं। तो इसके लिए मैं बता देता हूँ कि गरासिया जनजाति के मुखिया को सहलोत कहा जाता है, और शहरिया जनजाति के गांवों को सहरोल कहा जाता है। तो ये आपको बिना डाउट्स के याद रखना है। चलिए अब बात करते हैं हम अपने अगले पॉइंट्स की। तो अनाज भरने की कोटी को सहुरी या सोहरी कहा जाता है। जैसे कि आपने देखा हुआ, जब फसल कटती है तो सभी लोग अपने गेहूँ वगैरह हैं या बाजरा है या कोई भी और भी फसल होती है मोटे अनाज की, तो उसको अब तो क्या है, लोहे की या कोटियाँ मंगाई जाती हैं मार्केट से। पहले मिट्टियाँ की चलती थी, तो उन कोटियों को क्या कहते हैं, सहुरी या सोहरी कहा जाता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब है हमारा अगला पॉइंट्स। तो गरासिया जनजाति में एक सामुदायिक संस्था होती है जिसे हेल्ड्रू कहा जाता है।
तो फ्रेंड्स इसमें से 2 क्वेश्चन बनते हैं कि ग्रासीय जनजाति में कौन सी संस्था सामुदायिक संस्था होती है, तो वो है हेलरू। ठीक है फ्रेंड्स, इसे किस नाम से जाना जाता है, तो हेलरू के नाम से जाना जाता है। और एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि ग्रासीय जनजाति में जो सामुदायिक संस्था वो सामुदायिक संस्था हेलरू किस सामुदायिक संस्था की जनजाति में पाई जाती है, तो वो है ग्रासीय जनजाति में। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये याद रखना है बिना डाउट्स के। और भील जनजाति में भी एक सामुदायिक सहयोग की परंपरा होती है या प्रथा होती है, उसको हमला हाड़ा होड़ कहा जाता है। तो आपको ये याद रखना है कि भील जनजाति में हमला हाड़ा होड़ है, वो भी एक सामुदायिक संस्था नहीं है, मगर वो संस्था कह लो या सहयोग कर लो, सहयोग मतलब वो कह दो, वही है। तो इसको आपको बिना डाउट्स के अंतर के साथ में याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अब बात करते हैं हम अपने अगले पॉइंट्स की। तो ये है हमारा अगला पॉइंट्स। तो ग्रासीय जनजाति नक्की झील को पवित्र मानती है क्योंकि मृत व्यक्तियों की अस्थियों का विसर्जन इसी झील में किया जाता है। और जो हमारी ग्रासीय जनजाति है वो किस झील को पवित्र मानती है, तो वो है नक्की झील। नक्की झील को ग्रासीय जनजाति है वो पवित्र मानती है। और आपने पढ़ा हुआ पिछली वीडियो में कि मीणा जनजाति है वो आमेर की मावटा झील को पवित्र मानती है। तो ठीक है फ्रेंड्स, आपको ये याद रखना है कि मीणा जनजाति है वो आमेर की मावटा झील को पवित्र मानती है, ग्रासीय जनजाति है वो नक्की झील को पवित्र मानती है। ठीक है फ्रेंड्स, बिना डाउट के आपको ये याद रखना है। अगला पॉइंट्स हमारा देखते हैं। ग्रासीय जनजाति में मृत व्यक्ति की स्मृति में जो स्मारक बनाया जाता है उसे हुरे कहा जाता है। तो फ्रेंड्स इसमें से 2-3 क्वेश्चन ये बनते हैं कि वह कौन सी जनजाति है जिसमें मृत व्यक्ति का स्मारक बनाया जाता है, तो वो है ग्रासीय जनजाति। ठीक है फ्रेंड्स, तो जो स्मारक बनाया जाता है उसे क्या कहा जाता है, तो उसे हुरे कहा जाता है। तो आपको ये याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, और एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि मृत व्यक्ति की स्मृति में जो हुरे नामक स्मारक बनाया जाता है वो कौन सी जनजाति से संबंधित है, तो वो है ग्रासीय जनजाति से संबंधित है। तो क्वेश्चन कैसे भी बन के आए, हमें एक ही बारी में आपको अच्छे से याद रखना है, क्लियर करके चलना है एक एक पॉइंट्स को। तो चलिए अब बात करते हैं हम अपने अगले पॉइंट्स की। तो ग्रासीय जनजाति के द्वारा बालर, लूर एवं मादल नृत्य किया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये याद रखना है कि ग्रासीय जनजाति के द्वारा कौन कौन से नृत्य किए जाते हैं, तो वो है बालर है, लूर है, मादल है, ये नृत्य किए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और भील जनजाति में कई प्रकार के नृत्य किए जाते हैं समय समय पर, जैसे विवाह के अवसर पर हाथीमना नृत्य किया जाता है, और बुढ़िया देवता की आराधना में गबरी नृत्य किया जाता है, होली के पर्व पर गबरी या निश्चय नृत्य किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है कि कौन सी जनजाति है और किस टाइम पर कौन सा नृत्य किया जाता है। तो आपको ये सारे बिना डाउट्स के याद रखने हैं। अब बात करते हैं हम अपने अगले पॉइंट्स की। तो ग्रासीय जनजाति मोर पक्षी एवं सफ़ेद रंग को विशेष महत्व देती है। तो आपसे ये क्वेश्चन बन सकता है कि वह कौन सी जनजाति है जो मोर पक्षी को और एवं सफ़ेद रंग को विशेष महत्व देती है, तो वो है ग्रासीय जनजाति है। यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे बन जाए कि ग्रासीय जनजाति है किस पक्षी को सबसे ज़्यादा विशेष महत्व देती है, तो वो है मोर पक्षी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपको याद रखना है। अब हमारा अगला पॉइंट, तो ग्रासीय जनजाति में 3 प्रकार से विवाह किया जाता है। तो देख लेते हैं फ्रेंड्स कि ग्रासीय जनजाति में वो कौन कौन से विवाह हैं जो 3 प्रकार से किए जाते हैं। तो पहला है मोर बांधिया विवाह। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको मोर बांधिया विवाह के बारे में बता देता हूँ। इसमें विवाह है वो हिंदी रीति रिवाजों के अनुसार किया जाता है। इसमें जो मोर बांधिया विवाह के अनुसार जो ग्रासीय जनजाति में जो शादी की जाती हैं, उसमें टोटली जो हिंदी रीति रिवाजों के अनुसार जो शादी की जाती हैं उसी के हिसाब से शादी की जाती है। तो इसमें से क्वेश्चन ये बनेगा कि वह कौन सा विवाह जनजाति है जिसके अनुसार हिंदू रीति रिवाजों के अनुसार विवाह किया जाता है, तो वो कौन सा विवाह है, तो वो जनजाति है वो ग्रासीय है। और वो कौन सा विवाह है, तो वो है मोर बांधिया विवाह। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको ये याद रखना है। अब बात करते हैं हम अपने अगले विवाह की। तो वो है ताड़ना विवाह। कौन सा विवाह है फ्रेंड्स, ताड़ना विवाह। तो ये आपको याद रखना है कि इसमें क्या है। तो चलिए देखते हैं। इस विवाह में वधू का मूल्य दिया जाता है और साथ में 12 कपड़े के थान एवं 12 बछड़े दिए जाते हैं।
तो आपको ये याद रखना है कि जो ताड़ना विवाह है उसमें क्या किया जाता है कि जो वर पक्ष के लोग होते हैं वो है वधू का मूल्य देते हैं और साथ में 12 कपड़े के जो थान होती हैं एवं 12 बछड़े होते हैं, जैसे गाय के बछड़े हो गए, भैंस के बछड़े हो गए या बकरी के बछड़े हो गए, उनको भी साथ में देते हैं। तो ये आपको याद रखना है। इसमें से क्वेश्चन ये बनेगा कि वह कौन सी जनजाति है जिसके अंदर विवाह के अवसर पर वधू का मूल्य दिया जाता है और 12 कपड़े के थान एवं साथ में 12 बछड़े भी दिए जाते हैं। तो वो ग्रासीय जनजाति है और उस विवाह को किस नाम से जाना जाता है, तो वो है ताड़ना विवाह। तो इस पर आपको याद रखना है कि ताड़ना विवाह क्या होता है। अब बात करते हैं हम अपने अगले तीसरे विवाह की। तो चलिए देखते हैं, हमारा ये है तीसरा विवाह, वो है पहरावड़ी विवाह। क्या है फ्रेंड्स? पहरावड़ी विवाह। तो चलिए बात करते हैं हम पहरावड़ी विवाह की। इस विवाह में नाम मात्र के लिए फेरे लिए जाते हैं जिसमें पंडित की भी आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये विवाह सबसे बढ़िया है जिसमें बिना कुछ भी खर्चा किए आसानी से हो जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो पहरावड़ी विवाह, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन बनेगा कि वह कौन सा विवाह है जिसमें नाम मात्र के फेरे लिए जाते हैं और पंडित की भी आवश्यकता नहीं होती है। तो वो है पहरावड़ी विवाह। और ये कौन सी जनजाति में पाया जाता है, तो वो है ग्रासीय जनजाति में पाया जाता है। तो ये आपको बिना डाउट्स के याद रखना है। अब बात करते हैं हम अपने अगले पॉइंट्स की। तो यह राजस्थान की एकमात्र जनजाति है जो अपना जीवन साथी मेले में चुनती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसलिए सबसे अधिक प्रेम विवाह ग्रासीय जनजाति में ही होते हैं। तो इसमें से फ्रेंड्स क्वेश्चन यही बनेगा कि वह राजस्थान की एकमात्र कौन सी जनजाति है जिसमें वो अपने जीवन साथी है वो मेले में चुनती है, और या फिर ऐसे कि जिसमें सबसे अधिक प्रेम विवाह किए जाते हैं, तो वो है ग्रासीय जनजाति है। आप कहेंगे फ्रेंड्स कि सर आपने तो अभी पिछले वीडियो में भील जनजातियों का भी ऐसे ही बताया था, तो वो एक अपवाद है, उसका भी कोई क्लियर नहीं है। उनके समय में उनके भील जनजाति में भौरिया उत्सव मनाया जाता है, वो भी होली से 7-8 दिन पहले मनाया जाता है और 7-8 दिन तक चलता है, मतलब वो। तो उसमें अब क्लियर नहीं है कि उसमें जीवन साथी अपने लिए ढूंढते हैं या नहीं ढूंढते हैं, मगर फिर भी उसमें पूरी फैमिली आती है उन लोगों की और वही आप में देखते हैं। तो इसका अभी है नहीं, मगर आपको ये बिना डाउट्स के ये याद रखना है कि सिर्फ राजस्थान की एकमात्र जो जनजाति है वो सिर्फ यही है ग्रासीय जनजाति, जो अपने जीवन साथी है मेले में चुनती है और सबसे अधिक प्रेम विवाह भी इसी जनजाति में किए जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है फ्रेंड्स, आपको भील के चक्कर में नहीं पड़ना है। आपको सिर्फ ऑप्शन में कुछ भी दे रखा हो ग्रासीय जनजाति पर ही टिक करना है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। तो अब बात करते हैं हम इनके मेले की। तो ग्रासीय जनजाति में सबसे प्रसिद्ध जो मेला है वो डूंगरपुर का मनखाड़ो मेला है। यहाँ पर ये अपना जीवन साथी चुनते हैं, यही सबसे प्रसिद्ध मेला है। तो वो कौन सा मेला है? डूंगरपुर का मनखाड़ो मेला है। क्वेश्चन ये बनता है कि ग्रासीय जनजाति का सबसे प्रसिद्ध मेला कौन सा है, तो वो है डूंगरपुर का मनखाड़ो मेला। यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे बन जाए कि मनखाड़ो मेला है जो कहाँ पर लगता है या भरता है, तो वो है डूंगरपुर ज़िले में, और किस जनजाति के द्वारा लगाया जाता है, तो वो है ग्रासीय जनजाति के द्वारा लगाया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। अब बात करते हैं हम इनके अगले मेले की। तो वो है अंबाजी का कोटेश्वर मेला जो कि गुजरात में लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपको याद रखना है कि अंबाजी कोटेश्वर का मेला है वो गुजरात में लगता है, और अगर अंबाजी के साथ में कोटेश्वर मेला लग जाए तो ये गुजरात में लगता है। फ्रेंड्स आपको ये याद रखना है। और एक है अंबाजी का मेला, खाली क्या है? अंबाजी का मेला है वो बाड़मेर में लगता है, शायद मेरे को अभी ध्यान नहीं है, मगर वो शायद मेरे हिसाब से बाड़मेर में ही लगता है। अगर अंबाजी का मेला आ जाए ओनली तो वो बाड़मेर में लगता है, और अंबाजी का कोटेश्वर मेला है वो गुजरात में लगता है। तो आपको ये बिना डाउट्स के दोनों को याद रखना है। आप उसको एक बार और देख लें, ठीक है, मेरे पिछले वीडियो में, मुझे अभी ध्यान नहीं आ रहा है इसलिए। अब बात करते हैं हम अपने अगले मेले की। तो दिलवाड़ा का चैत्र विचैत्र मेला है वो सिरोही में लगता है। तो आपको याद रखना है कि जो चैत्र विचैत्र का मेला है वो किस जनजाति के द्वारा और कहाँ पर लगता है। तो दिलवाड़ा का चैत्र विचैत्र का जो मेला है वो ग्रासीय जनजाति के द्वारा शहरीय जनजाति में लगता है। तो आपको क्वेश्चन कैसे भी बने आपको ये अच्छे से याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब है हमारा लास्ट पॉइंट
तो ये आपको याद रखना है कि ये है हमारे कर्नल जेम्स टॉड जो इतिहासकार हैं। उन्होंने भी अपने हर जनजाति में अलग अलग से मत दिए हैं जी, तो इसमें भी उन्होंने दिया है। तो गरासिया जनजाति की उत्पत्ति है वो इन्होंने किस शब्द से मानी है? गवाच शब्द से मानी है। तो कर्नल जेम्स टॉड ने गरासिया जनजाति की उत्पत्ति है वो किससे मानी है? गवाच शब्द से मानी है, जिसका अर्थ क्या होता है? सर्वेंट होता है। तो आपसे क्वेश्चन ये दो बन सकते हैं कि कर्नल जेम्स टॉड ने गरासिया जनजाति की उत्पत्ति किससे मानी है? तो वह गवाच शब्द से मानी है। या फिर क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि गवाच शब्द का अर्थ क्या है? तो वो है सर्वेंट। ये आपको याद रखना है। या फिर ऐसे कहे कि गरासिया जनजाति में जो गवाच शब्द है, गरासिया जनजाति की उत्पत्ति जो गवाच शब्द से मानी है वो किस इतिहासकार ने मानी है? तो वो है कर्नल जेम्स टॉड। तो ये आपको ये याद रखना है बिना डाउट्स के। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता ही है कि मैं आपसे अपनी जनजाति से संबंधित लास्ट में 2 क्वेश्चन पूछता हूँ, तो आपको उन क्वेश्चनों के जवाब हैं वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। तो मेरा पहला क्वेश्चन है ये कि गरासिया जनजाति में एक सामुदायिक संस्था होती है, उसे क्या कहा जाता है? तो आपको ये बताना है कि जो गरासिया जनजाति में एक सामुदायिक संस्था होती है उसे किस नाम से जाना जाता है। और आपको इसमें से जौन सा भी ऑप्शन आपको सही लग रहा है उसे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे कि मुझे ये पता चल जाएगा कि आपको मेरा ये वीडियो में से आपको कितना समझ में आता है और कितना नहीं आता है। तो आप कमेंट ज़रूर किया करें फ्रेंड्स। तो मेरा दूसरा क्वेश्चन है ये कि सहेलोत किसे कहा जाता है? ये आपके सामने 4 ऑप्शन हैं, इनमें से आपको राइट आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि इसमें से कौन सा राइट आंसर है। तो जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ कि कमेंट ज़रूर किया करें फ्रेंड्स, जिससे कि मुझे ये पता चले कि मुझे पढ़ाने से आपको कितना समझ में आ रहा है। इससे मुझे भी अपने अंदर से थोड़ा वो भाव उत्पन्न होते हैं और मैं आपको अच्छे से तरीके से समझाने का प्रयास करूँगा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं आपको एक बार और बता दूं कि आपको मेरी और भी वीडियो देखनी है जनजाति से संबंधित, तो आपको मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से आसानी से उन वीडियो को देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, जल्दी से जल्दी आप मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि मैं अपना अगला वीडियो जैसे ही अपलोड करता हूँ तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा और आप सबसे पहले देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और आप शेयर करें और अपने दोस्तों के साथ, रिश्तेदारों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, जिससे कि उन्हें राजस्थान पुलिस, रेलवे और भी राजस्थान हाई कोर्ट जैसी कई सारी परीक्षाओं में उनको हेल्प मिल सकती है। तो आप इस वीडियो को देखने के बाद अपने दोस्तों के साथ या कुछ भी मित्रों के साथ शेयर ज़रूर किया करें। तो टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।